अभिनव आज खुद को अकेला महसूस कर रहा है, बेहद अकेला। पता नहीं क्यों। पिता और लोगों के होते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस क्यों कर रहा है। अभिनव की बुआ उसे बार बार समझा रही है कि संभल जा बेटा, संभल जा, तू यूँ बिखर जाएगा तो हमारा क्या होगा। लेकिन अभिनव को तो दुनिया की खबर ही नहीं है। उसकी दुनिया ही बदल गई है जब से उसकी मम्मी उसे छोड़कर चली गई है। अरुणिमा के जाते ही जैसे सब कुछ बदल गया। बेटा अभिनव बेतरह उदास था। अरुणिमा की तस्वीर के आगे चुपचाप सिर झुकाए बैठा था। बार बार आंखें आंसुओं से झलझला उठती थी। इकलौते बेटे को डॉक्टर बनाने का सपना पाली माँ ने अचानक ही आंखें मूंद ली थी। उनके जाने का किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, ना अभिनव को, ना उसके पापा सुजीत को, और ना ही परिवार के अन्य सदस्यों को। आज माँ की 13वीं थी। बैठक के कमरे में सोफे हटाकर जमीन पर गद्दे डाल सफ़ेद चांदनी बिछा दी गई थी। सामने एक छोटी मेज पर माँ फोटो में मुस्कुरा रही थी। पापा बार बार उसके आसपास अगरबत्तियाँ लगा रहे थे। दरअसल इसी बहाने से वो अपने आंसुओं को दूसरों की नज़रों से छिपा रहे थे। अभी कल तक तो भली चंगी थी, कभी ब्लड प्रेशर तक चेक कराने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और अचानक ही ऐसा अटैक पड़ा कि डॉक्टर तक बुलाने की फुर्सत नहीं दी उसने। खड़ी खड़ी अचानक ही सुजीत की बाहों में झुल गई। सुजीत चीखते रह गए, अरुणिमा, अरुणिमा आंखें खोलो, क्या हुआ? आंखें खोलो अरुणिमा। मगर अरुणिमा होती तब तो आंखें खुलती। वह तो एक झटके में अनंत यात्रा के लिए प्रस्थान कर चुकी थी। पापा की चीखें सुनकर अभिनव अपने कमरे से बदहवास सा भागा आया। पापा माँ को तब तक जमीन पर लिटा चुके थे। अभिनव ने भी माँ को झकझोरा, मगर माँ जा चुकी थी। जिसने भी सुना आश्चर्यचकित रह गया। कितनी भली महिला थी, हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहती थी। कभी किसी ने अरुणिमा को ऊंची आवाज में बातें करते नहीं सुना था। मधुर वाणी, शालीन व्यवहार वाली अरुणिमा हर एक की मदद के लिए हर वक्त तैयार रहती थी। घर को तो उसने स्वर्ग बना कर रखा था। पति सुजीत और बेटे अभिनव पर उसका स्नेह हर वक्त बरसता था। दोनों ही उसके प्रेम की डोर में बंधे जीवन आनंद में डूबे थे कि अचानक ही यह डोर टूट गई। बैठक में काफ़ी लोग जमा थे। सभी के चेहरों पर उदासी थी। बड़े बूढ़े बारी बारी से आकर अभिनव के सिर पर हाथ फेरकर उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे। अचानक एक हाथ अभिनव के सिर पर काफ़ी देर तक रुका रहा। अभिनव ने सिर उठाकर पास खड़े सज्जन का चेहरा देखा तो एकटक दिखता ही रह गया। वो हूबहू उसकी ही तरह दिख रहे थे, बल्कि यूँ कहें कि अभिनव हूबहू उनकी तरह था, जैसे उनकी कार्बन कॉपी। बैठक में बाकी लोग भी आश्चर्यचकित से इस आगंतुक को देख रहे थे। इससे पहले तो इन्हें कभी इस घर में देखा नहीं गया। कौन थे ये, और अभिनव से इनका चेहरा और कदकाठी इस कदर कैसे मिलती है, बिल्कुल जैसे उसके बड़े भाई हों। अभिनव का चेहरा मोहरा ना तो उसकी माँ से मिलता था और ना ही उसके पापा सुजीत की कोई झलक उसमें थी। मगर इस अंगदुख से वह इतना ज़्यादा रिजेंबल कैसे कर रहा है, हर एक की आंखों में यही सवाल था। अभिनव और सुजीत की आंखों में भी कि आप कौन हैं। अंगदुख ने आगे बढ़कर अरुणिमा की फ़ोटो पर फूल चढ़ाए और हाथ जोड़कर वहीं सुजीत के निकट ही बैठ गया। उसने धीरे से सुजीत के कानों के पास मुँह ले जाकर कुछ कहा। फिर दोनों के बीच खामोशी पसर गई। काफ़ी देर तक वह आगंतुक वहीं सुजीत के पास ही बैठा रहा। बीच में धीरे धीरे 2-4 बातें भी की। करीब आधे घंटे बाद वह उठे और सुजीत व अभिनव से विदा लेकर चले गए। गमगीन माहौल था, लिहाजा लोगों ने उस वक्त आगंतुक के विषय में कोई सवाल नहीं किया, मगर लोगों के बीच फुसफुसाहट जरूर होती रही। शाम तक सभी लोग जा चुके थे। बैठक खाली हो गई थी। बस सुजीत और अभिनव ही अरुणिमा की तस्वीर के साथ
रह गए थे। तभी अभिनव ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, पापा वो अंकल कौन थे जो बिल्कुल मेरी तरह दिख रहे थे? सुजीत ने गहरी नज़रों से अभिनव के चेहरे की ओर देखा और बोला, वो 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 तुम्हारी मम्मी की कॉलेज टाइम के दोस्त हैं, सैलिस। सैलिस नाम है उनका। मैं भी आज पहली बार ही मिला हूँ उनसे। वो कल फिर आएंगे। क्यों? उनसे कुछ बात करनी है। कैसी बात पापा? मम्मी ने तो कभी अपने इस दोस्त के बारे में नहीं बताया। क्या आप भी इन्हें नहीं जानते थे? नहीं, कल आएंगे तब पता चलेगा कि क्या बात करनी है उन्हें, कहकर सुजीत उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। अभिनव वहीं बैठा रहा। आंगतुक, जिनका नाम पापा ने सैलिस बताया था, के बारे में सोचता रहा। कौन है, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, क्या बात करनी है उन्हें? पहले कभी क्यों नहीं आए? माँ ने उनके बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बताया? मुझसे इतने क्यों मिलते हैं? बहुत तेरे सवाल उसके दिमाग में चक्कर काट रहे थे। उधर सुजीत के जहन में भी 22 बरस पहले की बातें चल रही थी। इस आंगतुक से मिलने के बाद जैसे उनकी पूरी जिंदगी फ्लैशबैक में चलने लगी। अरुणिमा से उनकी शादी के 5 बरस बीत चुके थे और अरुणिमा की गोद सुनी की सुनी थी। पहले 2 साल तो बेख्याली में ही गुजर गए, मगर तीसरा साल लगते लगते सुजीत की माँ ने और रिश्तेदारों ने बहू को टोकना शुरू कर दिया था। माँ को पोते का मुंह देखने की जल्दी मची थी। आए दिन अरुणिमा को लेकर कभी इस पंडित के पास तो कभी उस ओझा के पास पहुंच जाती थी। तमाम टोने टोटके करा लिए, अनेक डॉक्टरों से दवा इलाज करवा लिया, मगर नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कभी कभी खिसिया कर अरुणिमा को कोसने भी लग जाती थी। बांझ है बांझ, मेरे बेटे की तो तकदीर ही फूट गई। हाय, अब मेरा वंश कैसे बढ़ेगा? इसकी तो कोख ही नहीं फल रही। माँ की बातों से अरुणिमा बहुत आहत होती थी। कमरे में खुद को कैद करके फुट फुट कर रोया करती थी। तब सुजीत उसे बहुत दिलासा देते थे। कहते थे, अरुणिमा, हमारी किस्मत में बच्चा होगा तो ज़रूर मिलेगा। अभी कौन सी हमारी उम्र निकल गई है। तुम माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। वो बूढ़ी हो गई हैं, कुछ काम धाम नहीं है तो तुम्हारे पीछे पड़ी रहती हैं। मगर अरुणिमा को सुजीत की बातों से राहत नहीं मिलती थी। वह खुद बच्चे के लिए बड़ी परेशान रहती थी। उसकी सभी सहेलियों की गोद में बच्चे खेल रहे थे, बस वही थी जो बांझ होने का कलंक लिए घूम रही थी। यह कलंक वह किसी भी कीमत पर हटाना चाहती थी। उन्हीं दिनों की बात है जब सुजीत ने अरुणिमा को बताए बिना एक जान पहचान के डॉक्टर से अपना भी चेकअप करवाया था। रिपोर्ट आई तो पता चला कि बच्चा ना होने का कारण वह खुद ही है। कमी सुजीत में ही थी। रिपोर्ट देखकर डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि वह कभी पिता नहीं बन सकता। हालांकि उन्होंने सुजीत को कुछ दवाएं दी थीं, मगर 2 महीने की सेवन के बाद भी शुक्राणुओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। सुजीत अपना इलाज करवा रहे हैं, यह बात उन्होंने अरुणिमा को कभी नहीं बताई और न ही कभी अरुणिमा के समक्ष यह स्वीकार कर पाने की उनकी हिम्मत हुई कि वह उसे बच्चा देने लायक नहीं है। वह डरते थे कि बात खुली तो उनके माथे पर नपुंसक नामर्द जैसे कलंक चमकने लगेंगे। वह कैसे अपनी कमजोरी अरुणिमा के सामने स्वीकार करे, कैसे बताए कि कमी अरुणिमा में नहीं बल्कि खुद उनके अंदर है। यह सच बताने के बाद वह कैसे अरुणिमा का सामना कर पाएंगे, जो उनकी माँ के ताने सुन सुनकर आधी हो चुकी है। मोहल्ले की औरतों के बीच बांझ के नाम से पुकारी जाने लगी है। वह अपने इलाज के बारे में चुप्पी साध गए। उनमें सच को कह पाने की हिम्मत ही नहीं थी। फिर एक दिन अचानक अरुणिमा ने घर में खुशियों का बम फोड़ दिया। शाम को सुजीत ऑफिस से लौटे तो घर में औरतों का जमावड़ा लगा था। ढोल बज रहा था, गाने गाए जा रहे थे। चारों ओर चहचहाटें, रौनकें, हंसी ठिठौली, किलकारियों की पटाखे छूट रहे थे। सुजीत के लिए बधाइयों का तांता लग गया। अपनी माँ के चेहरे की खुशी देखकर तो वह दंग रह गए।
इससे पहले उन्होंने अपनी माँ को कभी इतना खुश नहीं देखा था। खुशी से उसका चेहरा दमक रहा था। माँ ने उनके मुंह में लड्डू ठूसते हुए कहा, पाँव भारी है बहू के, देखना पहला तो पोता ही होगा। शर्माई लजाई अरुणिमा ने मुस्कुराकर कमरे में सुजीत का स्वागत किया। उसने सुजीत को अपनी बाहों में जकड़कर पूछा, तुम खुश हो ना? सुजीत ने हौले से जवाब दिया, बहुत। उस दिन सुजीत की बाहों में लिपटी अरुणिमा के चेहरे पर दर्द और टीस की जगह खुशी, शांति और सुख का नूर था। मगर सुजीत के दिमाग में हलचल मची थी। वह जानते थे कि यह बच्चा उनकी देन नहीं है। फिर कौन है जिसने अरुणिमा को यह खुशी दी है? कब और कैसे वह अरुणिमा के संपर्क में आया? अरुणिमा उनसे छिपकर किसी और से मिलती थी। अरुणिमा ने उन्हें धोखा दिया। दंभी पुरुष प्रवृत्ति उन पर हावी होने लगी। मगर साथ साथ वह इस आशंका से भी भर गए कि कहीं डॉक्टर की दवाई तो असर नहीं कर गई उन पर। शायद वही इस बच्चे के बाप हो। शायद विज्ञान का चमत्कार हो ही गया हो। शायद रात भर सैकड़ों सवाल उन्हें परेशान किए रहें, मगर सुबह तक वह एक फैसले पर पहुंच चुके थे। यह फैसला था आने वाले के स्वागत का। अरुणिमा के पांव भारी होते ही वह जैसे पूरे घर की महारानी बन गई। सुजीत की माँ जो हर वक्त उसको कोसती रहती थी, अब हर वक्त उसकी सेवा टहल में लगी रहती थी। उसको घर का एक काम करने नहीं देती। सुबह से शाम तक उसके खाने पीने का ध्यान रखती। अपने हाथ से काजू बादाम की खीर बना बना कर खिलाती। तमाम तरह के जूस और सूप पिलाती। उसके लिए अपने हाथों से सूखे मेवे और सूजी के लड्डू बना बना कर जार में रखती। अरुणिमा को बड़ा अटपटा लगता था कि इस बुढ़ापे में वह इतनी मेहनत कर रही हैं, मगर पोते का सुख पाने के लालच में माँ की ममता उछाले मार रही थी। उसे रोक पाना ना सुजीत के बस में था और ना ही अरुणिमा के। 9 महीने तो पंख लगाकर उड़ गए और वह घड़ी आ पहुंची जब माँ की बरसों की साध पूरी हो गई। सुजीत का घर आंगन नन्हे अभिनव की किलकारियों से गूंज उठा। दादी को खेलने के लिए खिलौना मिल गया। अरुणिमा की जिम्मेदारियां बढ़ गई और सुजीत को जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो गया। अभिनव ने सबका जीवन खुशियों से भर दिया था। पूरा घर बस इसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। सुजीत के दिल में यह शंका धुंधला पड़ गई थी कि अभिनव उनका नहीं बल्कि किसी और का बेटा था। उन्होंने कभी यह शक अरुणिमा के सामने जाहिर नहीं किया। अभिनव को उन्होंने बेइंतहा प्यार दिया, उसकी छोटी से छोटी ख्वाहिश को पूरा किया। उसको कभी हल्का सा बुखार भी आ जाता तो सुजीत पूरी रात जागकर उसकी देखभाल करते थे। जान से ज़्यादा प्यार करते थे सुजीत अपने बेटे से। उन्होंने अभिनव को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे। उसके लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा का इंतज़ाम किया। शहर के सबसे अच्छे और महंगे स्कूल में उसका एडमिशन करवाया। अभिनव पढ़ाई में हमेशा अच्छा रहा। हर कक्षा में कभी फर्स्ट कभी सेकंड आता रहा। यही नहीं, मेडिकल की पढ़ाई के लिए वह पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गया। डॉक्टर की पढ़ाई का यह उसका 3रा साल चल रहा था। सुजीत और अरुणिमा को अपने होनहार बेटी पर नाज था। अभिनव जब 15 बरस का था तो उसकी प्यारी दादी उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। बुढ़ापा था, उम्र हो चुकी थी, मगर जाते वक्त तक खुश थी दादी। हर वक्त पोते के प्यार में डूबती उतराती रहती थी। अंतिम वक्त में भी उसकी ही गोद में सिर रखकर चिर निद्रा में सो गई। तभी अभिनव बहुत रोया था। दादी का लाडला था। कई दिन तक उदास रहा। उदास तो अरुणिमा और सुजीत भी बहुत थे, मगर यह तो प्रकृति का नियम है। जो आया है एक दिन जाएगा। आज प्रकृति का वही नियम एक बार फिर सुजीत के सामने आ खड़ा हुआ था। उसकी प्यारी अरुणिमा चली गई। फर्क इतना था कि यह उसकी जाने की उम्र नहीं थी। अभी तो बहुत सारे सपने साथ देखने थे, साथ पूरे करने थे। अभिनव को दुल्हा बनाना था, ब्याह रचाना था, उसका घर बसाना था,
उसके बच्चे खिलाने थे। कितने सारे काम बचे हुए थे और अरुणिमा वह सारे काम सुजीत के कंधे पर डालकर चल दी। रात भर सुजीत की आंखों के आगे बीते साल चलचित्र की भांति गुजरते रहे। सुबह अभिनव ने आकर जब चाय का प्याला उन्हें थमाया तो उनकी लाल सुर्ख आंखें देखकर उसकी भी आंखें भर आई। बाप बेटा बड़ी देर तक एक दूसरे के गले लगकर सिसकते रहे। दोपहर बाद घर की घंटी बजी तो अनजान आशंका से सुजीत का दिल धड़क उठा। अभिनव अपने कमरे में सो रहा था। वह उठे, दरवाजा खोला तो सामने वही आगंतुक खड़ा था जिसने अपना नाम कल शैलेश बताया था। सुजीत ने उसे हाथ मिलाया और अंदर आने का रास्ता दे दिया। शैलेश शालीनता से भीतर आया और सोफे पर बैठते हुए पूछा, अभिनव नहीं है? सो रहा है। सुजीत ने संक्षिप्त सा जवाब दिया और पास वाले सोफे पर बैठ गया। मन आशंकाग्रस्त था। पता नहीं यह क्यों आया है, कहाँ से आया है, क्या बात करनी है। जी कल आपने पूरा परिचय नहीं दिया था। आप अरुणिमा को कैसे जानते हैं? आपके बारे में अरुणिमा ने कभी बताया नहीं। सुजीत ने एक साथ ही कई सवाल दाग दिए। सुजीत जी, अरुणिमा मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी। बस 3 साल का साथ था हमारा। हम सिर्फ दोस्त थे और कुछ नहीं। फिर मैं मेडिकल की पढ़ाई के लिए अपनी बड़ी बहन के पास अमेरिका चला गया। वहाँ से लौटकर मैंने पुराने शहर में अपना हॉस्पिटल बनाया, आरोग्य नर्सिंग होम। ये तो बहुत विख्यात नर्सिंग होम है। मेरी माँ अरुणिमा को लेकर वहीं जाती थी इलाज के लिए। सुजीत अचानक याद करके बोल उठे, जी, तभी अरुणिमा से दोबारा मुलाकात हुई थी। उन दिनों वह बहुत परेशान थी। उसकी हालत देखकर तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाया था। आपकी माँ के सामने हमने जाहिर नहीं किया था कि हम एक दूसरे को जानते हैं। अरुणिमा माँ बनना चाहती थी किसी भी कीमत पर। तब मैंने उसके सारे टेस्ट करवाए थे। वह माँ बनने के लिए पूर्णतः काबिल थी। एक दिन जब वह मेरे पास अकेले आई तो मैंने उससे कहा कि वह आपका टेस्ट करवाए, क्योंकि मुझे शक था कि कमी आप में है। मगर उसने मना कर दिया। उसने साफ कह दिया कि वह अपने पति को खुशी देना चाहती है, कमी होने का एहसास करा के दुखी नहीं करना चाहती। वह कई दिन तक मेरे पास आती रही। मैं उसे समझाता रहा कि तुम्हें दवाइयाँ खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम पूरी तरह माँ बनने के काबिल हो। अचानक एक दिन उसने मेरे सामने एक मांग रख दी। उसने कहा कि उसे मुझसे एक बच्चा चाहिए। आईवीएफ पद्धति से प्रेग्नेंट होने के बाद वह बहुत खुश थी। उसने मेरा बहुत आभार जताया था, मगर मुझसे यह भी साफ कह दिया था कि बच्चा सिर्फ उसका है, उस पर मेरा कोई हक नहीं है और न मैं कभी भविष्य में उस पर अपना हक जताने की कोशिश करूं। इसके बदले में उसने मुझे पैसे देने की भी पेशकश की थी, मगर मैंने मना कर दिया था। मेरे लिए उसकी खुशी ही सब कुछ थी। उसके बाद मैं अरुणिमा से कभी नहीं मिला। हाँ, एक आध बार फ़ोन पर ज़रूर बात हुई थी। शैलेश क्षण भर को रुके तो सुजीत अधीरता से बोल पड़े, फिर इतने सालों बाद आप क्यों आए हैं? सुजीत का मन अनजान आशंका से काँप रहा था। अखबार में अरुणिमा की 13वीं का विज्ञापन दिखा था। खुद को रोक नहीं पाया। कई सालों से मन छटपटा रहा था अपने बेटे को देखने के लिए। अरुणिमा ने फ़ोन पर बताया था कि बेटा हुआ है। कहा था मेरा बेटा हुआ है। तुम्हारा धन्यवाद मुझे और मेरे परिवार को यह खुशी देने के लिए। जब मैंने उसे देखने का इसरार किया तो उसने मना कर दिया। मुझे शर्मिंदगी महसूस होगी। जब मर जाऊँ तब देख लेना कभी उसे। अरुणिमा के मन में इस बात की गिल्टी थी कि उसने तुमको धोखा दिया, मगर सुजीत, यह उसने तुम्हारी खुशी के लिए ही किया था। वह तुमको इस बात का एहसास भी नहीं होने देना चाहती थी कि तुम में कोई कमी है। वह तुमसे बहुत प्यार करती थी। फिर अब आप क्यों आए हैं? आप क्यों यह बात मुझे बता रहे हैं? क्या आप अभिनव को वापस पाना चाहते हैं या उसे यह सब बता देना चाहते हैं?
प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। सुजीत की आवाज़ थरथराने लगी। डॉक्टर सेलिस तुरंत उठकर उनके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रखकर वहीं सोफे पर बैठ गए। बोले, अरे नहीं नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं सिर्फ अपने दिल के हाथों विवश होकर कल अरुणिमा की तिरहवी में आया था। मन में यह इच्छा भी थी कि इसी बहाने से एक नज़र अपने बेटे को देख सकूं। सो देख लिया। मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं है। आपने उसको पाला है, उसे प्यार दिया है, उसका भविष्य बनाया है। वह आपका ही है और हमेशा रहेगा। मैं तो बस एक चाह लेकर आया था आपके पास। कैसी चाह? सुजीत ने जल्दी से पूछा। सुजीत, मैंने शादी नहीं की है और ना ही मेरी संपत्ति का भारत में कोई वारिस है। पुराने शहर में मेरा जो अस्पताल और घर है वह मैं अभिनव के नाम करना चाहता हूँ। अभिनव डॉक्टर बनने वाला है, यह मैं जानता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम इसके लिए ना नहीं कहोगे। मैं अपनी विल बनाकर तुमको दे जाऊँगा। 3 साल बाद मैं अमेरिका अपनी बड़ी बहन के पास शिफ्ट हो जाऊँगा। मैं वहाँ एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा रखता हूँ। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम कब और कैसे अभिनव को इस बिल के बारे में बताओ। सुजीत यह सब सुनकर सन्न बैठे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस ऑफर को वह सौगात समझे या मुसीबत। वह क्या कहेंगे अभिनव से कि सेलिस उसका कौन है, क्यों वह अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी अभिनव को दे रहा है। क्या अभिनव यह सब जानकर सहज रह जाएगा? कहीं वह मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा? कहीं वह अपने असली पिता के साथ रहने की जिद तो नहीं कर बैठेगा? अगर ऐसा हुआ तो मेरा क्या होगा? बुढ़ापे में मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। यह सब सोचकर सुजीत कांप उठे। बोले, मैं सोचकर आपको जवाब दूंगा। डॉक्टर सेलेस ने ठंडी सांस ली और उठ खड़े हुए। जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उन्होंने सुजीत के हाथ पर रखा और बोले, उम्मीद है आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। आप सोच ले तो मुझे फ़ोन कर लीजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। मेरे यहाँ आने का आशय आपको या अभिनव को दुख पहुँचाने का हरगिज़ नहीं था। अभिनव भले मेरा खून है, मगर उसके पिता आप हैं। वह सिर्फ आपका ही है। मैं तो बस उसे एक नज़र देखना भर चाहता था। कहकर डॉक्टर सेलेस ने हाथ जोड़ दिए। सुजीत ने उनके जुड़े हुए हाथ थाम लिए। आंखें आंसुओं से भीग गई। डॉक्टर सेलेस चले गए। सुजीत के दिमाग में विचारों की आंधी चल रही थी। अभिनव को क्या बताएं, कैसे बताएं, बताएं कि ना बताएं? वह किसी फैसले पर नहीं पहुंच पा रहे थे। शाम हो गई थी। अभिनव भी उठ गया था। सुजीत उसके कमरे में पहुंचे तो वह पुराने एल्बम में खोया हुआ था। सुजीत ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और पलंग पर उसकी बगल में बैठ गए। एल्बम में अभिनव के बचपन से लेकर ग्रेजुएशन तक की फ़ोटोज़ थी। 2-4 पन्ने पलटने के बाद सुजीत अचानक एक फ़ोटो को गौर से देखने लगे। उस फोटो में सब लोग ड्राइंग रूम में टीवी के सामने बैठे थे। नन्हा अभिनव अरुणिमा की गोद में था। बगल में माँ और सुजीत बैठे हंस रहे थे। उस फोटो पर हाथ फेरते हुए सुजीत बोले, बेटा, जब तुम्हारी माँ से मेरी शादी हुई थी तब पहली बार हमारे घर पर रंगीन टीवी आया था। यह वही टीवी है, तुम्हारे नाना जी ने दिया था। बातों का मुद्दा अब बदल गया। सुजीत ने जानबूझकर बेटे अभिनव से आईवीएफ पद्धति के बारे में सवाल किया। आरंभ अभिनव ने किया। पापा, पता है, धरती पर जीवन को चलते रहने के लिए बच्चों का पैदा होना ज़रूरी है। अब आप देखिए, आईवीएफ पद्धति के अंतर्गत हम कभी कभी दूसरे पुरुषों का स्पर्म लेकर औरतों को गर्भवती बनाते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है। हर इंसान चाहता है कि उसके घर में बच्चे हों, खुशियाँ आएं। हाँ, पर सुजीत कुछ कहते कहते रुक गए। पर क्या पापा? अभिनव ने पूछा। जब बच्चे को पता चलता होगा कि उसका असली पिता कौन है तब उसका दिल बढ़ जाता होगा ना? सुजीत मायूसी से बोले। अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं होता।
पैदा करना कोई बड़ा काम नहीं है। बच्चे को पालने वाला, उसे प्यार देने वाला, उसका भविष्य बनाने वाला ही उसका पिता होता है। यह जानते हुए भी कि बच्चे में उसका डीएनए नहीं है, फिर भी उसे दिल से लगा कर रखना बड़ी बात है। उस प्यार के आगे दुनिया की हर नियामत छोटी है। तुम ऐसा मानती हो बेटा? सुजीत ने उत्सुकता से पूछा। हाँ पापा, बिल्कुल। आखिर भगवान कृष्ण जी भी तो बाबा नंद जी और माँ यशोदा जी को ही अपने माता पिता मानते थे। भले उनके असली पिता वासुदेव जी और माँ देवकी जी थे। पैदा करने वाले से पालने वाला बड़ा होता है, कहते हुए अभिनव बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। बाथरूम के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अचानक पलट कर बोला, पापा, वो जो कल अंकल आए थे, वह आज आने के लिए कह रहे थे ना? हाँ, वो आए थे जब तुम सो रहे थे, सुजीत ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। अच्छा, वो कुछ बताना चाहते थे ना पापा? अभिनव ने जिज्ञासा प्रकट की। हाँ, क्या बताना चाहते थे? यही कि वह तुम्हारे पिता हैं। कमरे में सन्नाटा पसर गया। सुजीत सिर झुकाए बिस्तर पर बैठे थे और अभिनव के कदम जैसे बाथरूम के दरवाजे पर ही चिपक गए थे। अचानक अभिनव ने आगे बढ़कर पापा का सिर अपने सीने में भींच लिया और थरथराती आवाज में बोला, मेरे पापा सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप। आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा और सुजीत की सारी शंकाएं इस सैलाब में बह गई। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और इसके अंतर्गत जुड़ी अपनी राय भी ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई कहानी से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।